मंडियां एक दफे खत्म हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो नियंत्रण था, सरकार का जो कंट्रोल था, वो खत्म हो गया। और सरकार ये चाहती है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने किसानों को आजादी, और वो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को आजादी। आजादी किससे थी? तो मंडियों से। मंडियों से आजादी मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि मंडियों के माध्यम से किसानों को जो एमएसपी प्राइस, मिनिमम प्राइस मिलना था, उसको हमने खत्म कर दिया। और ये कह रहे हैं कि किसानों का जो बचा हुआ अनाज है आप कहीं भी जाकर बेच सकते, आप कहीं भी बेच सकते। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन किसान की ताकत कितनी है? किसान की ताकत कितनी है? बहुत छोटी है। उसके सामने कौन होता है? हाथी है। अब ये किसान हाथी के साथ लड़ नहीं सकता। अब हाथी के सामने नहीं लड़ सकता तो भुट्टे लेके उसको खड़े होना होता है। इसका मतलब ये हुआ, हाथी जो कहेगा उसी दाम पर उसको बेचना होगा। मतलब उसकी जिंदगी और मजबूत हो गई। इसलिए उस बिल में चौथी बात जिसका जिक्र किया है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट सीड्स देगा, बीज देगा, फर्टिलाइजर देगा, पेस्टिसाइड देगा, सब कुछ। अब उसका माल जो वो खरीदे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बैंक के पास गया, बैंक वाले कहेंगे कि तुम्हें गिरवी रखने के लिए क्या है? बोले मेरी जमीन है। बैंक वाला पूछेगा कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट हुआ है क्या? बोलेगा हाँ। तो इसका मतलब है कि उसका पहला बोझा हो गया, दूसरा बोझा मेरा होगा। तो ये इंसान, किसान जो है बैंकिंग सिस्टम से भी आउट हो गया। ऐसी एक जो किसान लड़ रहा है वो बेवकूफ नहीं है, वो अक्लमंद है। वो जानता है कि सरकार उससे क्या करवाने चाह रही है, मजबूत करवाने चाह रही है। जिस तरह से गांव का साहूकार होता है और साहूकार से अगर वो पैसे उठाता है तो साहूकार क्या करता है? उसे लिख देता है कि अगर तुझे नहीं हुई तो क्या आपकी जमीन मेरी हुई। कॉन्ट्रैक्टर एक नए किस्म का साहूकार है। ना तो उसने ये सब कुछ दे दिया और कहा, ये दे दिया और कहा कि नहीं मैंने तुम्हारी जमीन में जो है वो 10 लाख लगा दिया। अकाल हुआ या ज्यादा बारिश आई और फसल खत्म हो गई, वो 10 लाख का जो है बोझा उसको चाहिए। जो साहूकार करता था वही कॉन्ट्रैक्टर थे, और वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। ये किसानों की बात हो। शहरों की तरफ हम मुड़ते हैं तो हम कहते हैं कि 35% जनता जो है, ये 35% जनता गरीबी की रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजारती है, उसमें कोई दुराना नहीं। उसकी वजह यह है, राशन कार्ड उसकी वजह है, फेयर प्राइस शॉप उसकी वजह है। और ये जो फेयर प्राइस शॉप है, राशन पर जो अनाज आता है वो किस वजह से आता है? सरकार खरीदती है, इसकी वजह से आता है। सब्सिडाइज रेट में आता है।
मंडियां अगर खुली हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार खरीदने के लिए तैयार है। सरकार अगर अनाज खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो ये जो 35% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे शहरों में रहते हैं उनकी हालत क्या है? उनकी हालत क्या है? सब्सिडाइज रेट का अनाज उनको मिलेगा नहीं, मार्केट से खरीदना हो, अगर मार्केट से खरीदना है तो उसकी उनकी हैसियत नहीं। इसका मतलब आगे नंगा भूखा उसको अपनी जिंदगी गुजारना। किसान इस बात को जानता है कि शहरों की परिस्थितियां खराब है, राशन पे अनाज मिलना बंद हो जाएगा, शक्कर मिलती है वो बंद हो जाएगा, तेल मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, दाल मिलती है वो बंद हो जाएगा, दुगने दाम में उसको बाजार में खरीदना होगा, और व्यापारी के हाथ के अंदर पूरा अनाज जाने की वजह से उसको जिस दाम में बेचना है उस दाम में वो बेचता रहेगा। एक नई चूसने की व्यवस्था ये सरकार बनाना चाहती है, गरीबों को और गरीब बनाना, यही मकसद इन 3 बिलों का है और इसलिए उसको काला कानून बनाना। सिर्फ काला कानून नाम नहीं रखा गया, उसकी वजह है कि ये कानून अगर चल चुका तो इस देश का गरीब गरीब हो जाएगा, जिन जो जमीनों के मालिक है तो जमीनों के मालिक नहीं रह जाएंगे, और ये अपनी हुकूमत जिस तरह से चलाना है तो उस तरह से चलाएंगे, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए बैर की तरह उसको अपनी जिंदगी गुजारनी, सोचने के लिए वक्त नहीं होगा, जो अत्याचार हो रहा है उसको देखने के लिए उसको उसके पास वक्त नहीं होगा, और वो ये कहता रहेगा कि मैं अपने बच्चों की, बीवी की, परिवार की जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए अपनी मेहनत मजदूरी में ही फंसता जाएगा, और यहाँ की व्यवस्था को जो चाहिए वो वहां पर करती है। क्या हम लोग ये व्यवस्था चाहते हैं? नहीं। क्या ऐसी परिस्थिति हम लोग दोबारा देखना चाहते हैं? मैं ये मान के चलता हूं, यहां का दलित लड़ चुका, यहां का आदिवासियों ने अपने आप को बचाने के लिए रावण का भी सहारा लिया। इस देश में अगर कोई रास्ते पर अगर एनआरसी के अलावा कोई उठा दी है तो मुसलमान होगा। एनआरसी एक मजहबी मामला था, ऐसा मामला जिसको हम लोग कहा गया 40% लोग इस देश के ऐसे हैं कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट आज भी नहीं। परसों औरंगाबाद में हम लोग ने जिनका अधिवेशन लिया जिसके नाम सिकलदारी आपने सुना नहीं हुआ, सिकलदारी समाज है, 6.5 लाख की उनकी महाराष्ट्र में पॉपुलेशन, सिखों की तरह रहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, लेकिन आज उनका रिकॉर्ड कुछ भी नहीं। कारीगर वर्ग छुरियां बनाते हैं, तलवारें बनाते हैं, लोहे की जितनी भी चीज होती है वो बनाते हैं। सरकार को अगर पूछोगे कि भैया तुम्हारे रिकॉर्ड में ये सिकंदरी समाज है क्या, तो सरकार कहेगी नहीं, लेकिन असलियत में 6 लाख की आबादी उनकी महाराष्ट्र में ही, और बरसों से, आज की बरसों से उनका रिकॉर्ड नहीं है।
पूरी गरीबी में है। ऐसे कई समाज है कि जो मैं जानता हूं, अगर इनका ये 3 कानून अगर मंजूर हो गया, 10 साल 15 साल के बाद तो हम लोग ये सिकलधारी समाज को थूमने निकलेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से ये व्यक्ति भी हम लोग नहीं दे पाएंगे, एक इंसान को भी हम लोग नहीं कर पाएंगे कि वो कहेगा कि मैं सिकलधारी समाज हूं। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो बदल रही है, उस नए अर्थव्यवस्था का वो शिकार बनते जा रहा है, क्योंकि उसके पास जीने का कोई साधन नहीं है। और इसलिए अगर इस व्यवस्था को कोई बदल सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि यहां का मुस्लिम समाज, बीजेपी का टारगेट जो है वो मुस्लिम समाज है, आरएसएस का टारगेट जो है वो मुस्लिम समाज है, और उसी को लेकर वो गलत फहमियां यहाँ पर फैलाता है। लव जिहाद के नाम से हो, एनआरसी के नाम से हो, पाकिस्तान के नाम से, और किसी के नाम से, देशों के नाम से एक सिलसिला बन चुका है। 27 कार्यक्रम से मुसलमान अपने मजहब के लिए लड़ने के लिए तैयार है, कुरान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, पैगंबर के नाम से लड़ने के लिए तैयार है। 27 से वो एक नया रास्ता दिखा रहा है। हमें लोगों की और इंसान के सवालों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूं। ये किसी संदेशा चले जाएगा। मान लीजिए उस दिन कोई भी आरएसएस व्यक्ति अगर कहना जाए मुसलमान बहुत खराब है, हाँ यह बहुत खराब है, बात सही है, लेकिन मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपने तो मुझे कोई जगह नहीं, ना मुझे कभी गले लगा, ना कभी साथ में बैठा के खाना खिला। ये तो मेरे लिए लड़ने के लिए निकला हुआ, मुझे बचाने के लिए निकला हुआ। फिर आपसे मित्रता करो या इनसे मित्रता करो? अगर 27 जनवरी का कार्यक्रम किसान का आंदोलन अगर पूरी ताकत से कामयाब होता है, तो एक मित्र की और एक नई मित्रता की रिश्ता हम लोग आज मुसलमान ये महसूस करता है कि मेरे साथ में कोई है। सिखों ने बता दिया कि हम आपके साथ हैं, आपकी हिफाजत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज मैं ये मान के चलता हूं कि मुसलमानों ने उसी तरह से हम किसान भाइयों के लिए भी रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है, ये दिखाने की आज जरूरत है। ऐसा नहीं हम अपने लिए लड़ते, ये बात सही है, अपने हिफाजत के लिए हम लोग कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जिन पे मजलूम सरकार जोर जबरदस्ती कर रही है, हम उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। ये 27 तारीख से पैगाम जाएगा, यह मान। और जिस दिन ये पैगाम गया उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आरएसएस बीजेपी ने पिछले कई सालों से धार्मिक राजनीति का एजेंडा बना दिया है, एजेंडा धार्मिक राजनीति का बना दिया है, उसमें ना सिर्फ आप छेद करोगे, ना सिर्फ आप उसमें खिला दोगे, लेकिन उसको पूरी तरह से बदल दोगे। और यहाँ की राजनीति का फिर एजेंडा होगा क्या? मुसलमान और किसान एक नई राजनीति इस देश में शुरुआत है, जो आज एक तरफा सोच बना दिया। आरएसएस बीजेपी ने जो एक तरफा सोच बना दिया, धार्मिकता का सोच बना दिया,
उसमें अंतर हम लोग ले आएंगे, बदलाव हम लोग ले आएंगे और लोगों के दिमाग के अंदर या इंसान और इंसानियत और इसके साथ साथ उसकी सवालों की राजनीति जब यहाँ पे चलेगी तो सुकून की जिंदगी हम लोग यहाँ पर गुजार सकते। मैं उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र से अपन लोग शुरुआत करें, महाराष्ट्र से एक दफे कामयाब होगा तो दूसरे स्टेट में लागू होगा, वहां का भी मुसलमान ये कहना शुरुआत करेगा कि नहीं मैंने भी अपने साथ में दिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम रखना चाहिए। और जैसे जैसे ये बदलाव की दौर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बीजेपी आरएसएस को हटता हुआ हम लोग दिखाई देंगे। मकसद यही है, लोग कह रहे हैं कि 2024 को इलेक्शन होगी, मैं कह रहा हूं 2022 में 1.5 साल कैलकुलेट करके बताइए, गिन के बताइए 1.5 साल का मतलब क्या है। आरएसएस का जो संगठन है शुरुआत करो, कोई जानता है 1922 में वो कहते हैं कि हमारा संगठन शुरुआत और 1.5 साल का मतलब 2022 100 साल। हम लोग जो है बारीक नजरों से कुछ चीजें देखना चाहिए, बारीकाई से देखना चाहिए। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि इलेक्शन 2024 में नहीं होगा, इलेक्शन होगा 2022 में ही पार्लियामेंट। कि अपनी संगठन खड़ा करते हुए उन्होंने एक वादा अपने आप से कहा था कि 100 साल के बाद जिस सत्ता को महात्मा ज्योतिबा फुले हो, शाहू महाराज हो, बाबा साहब हो, महात्मा गांधी हो, जिन्होंने आग लगा दी, खत्म करवा दिए, 100 साल में वही व्यवस्था दोबारा हम लोग ले आएंगे, ये उनका ऐलान था और ये उनकी शपथ का भी एक प्रोग्राम था। 100 साल का होते 2022 में होते और इसलिए उन्होंने 1.5 साल का समय मांगा कि 1.5 साल 2022 आते हैं, इलेक्शन खत्म करवा दो, अपनी सरकार ले आओ और फिर कहो कि दोबारा हम इस बिल को शुरुआत करें। मकसद है हम लोग इंसान की तरह सोचते हैं, इसलिए कैद करने की बात नहीं करते। वो कैद करने की बात सोचते हैं, इसलिए वो तरकीब ढूंढते रहते हैं लोगों को कैद करने की। और इसलिए मैं ऐलान करता हूं आप लोगों से, अगर इकट्ठा है और लड़ने की ताकत रखते हैं तो जीत हम लोग। अगर हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारी जीत होगी नहीं। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे। मैंने इसलिए कहा कि मुसलमान अगर लड़ने के लिए तैयार है तो वो एक नई राजनीति की शुरुआत करता है कि मैं किसानों के साथ बढ़ने के लिए तैयार है। हौसला बढ़ाने की बात है और मैं समझता हूं कि 27 तारीख से हौसला बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। किसान बाग के माध्यम से एक हौसला बढ़ाने की बात है। बम्बई की मुसलमान बड़ी तादाद में उस आंदोलन में शरीक होंगे, हिस्सा लेंगे
और मुंह तोड़ जवाब आरएसएस को देंगे कि भैया हम खुदगर्ज नहीं है, हम लेना भी जानते हैं, हम देना भी जानते हैं। आज देने का वक्त आया है, समर्थन करने का वक्त आया है, हम किसी के साथ दिखाने का वक्त आया है। हम हजारों और लाखों की ताकत में उपस्थित रहकर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। इन्हीं लक्ष्यों के साथ मैं आपसे रुकता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.